हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के बारे में। आईओटी के यूनिट 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग की लास्ट वीडियो है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सारे वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये लास्ट वीडियो है। आई होप कि सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरी तो आईओटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पूछे एकेटीयू क्या एग्जाम में पूछेगा और एग्जाम में कैसे लिखते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। आपको प्रॉपर एक लंबी 20 मिनट से ऊपर की वीडियो मैंने बनाया है। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने उस लिंक को भी ऐड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, तो वहां से जाके उस वीडियो को भी आप एक्सेस कर सकते हो और एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारे चीजों को कर सकते हो। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जाके उनको डाउनलोड करिए, इन रिसोर्सेस को एक्सेस करिए। आप लोगों के लिए मैं बनाया हूं और जाके अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और इस यूनिट 5 की वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। और उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मेरा यूनिट 5 कंप्लीट हो गया और पूरा आईओटी मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलो इस यूनिट 5 के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एंजॉय करते करते इसको कंप्लीट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यूनिट 5 के बारे में, और जिसका नाम है चैलेंजेस इन आईओटी डिज़ाइन एंड आईओटी एप्लीकेशंस। तो क्या क्या चैलेंजेस है बेसिकली उसी के बारे में इस पूरी यूनिट में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलो फटाफट दिल थाम के बैठ जाइए, हम लोग जा रहे हैं यूनिट 5 स्टार्ट करने। उसके पहले बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। आपके इंटरव्यू के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ दे रखे हैं और 5000 प्लस लोग डाउनलोड किए, यूज कर रहे हैं, जिन्होंने रिव्यू भी दिया है। बहुत अच्छा उन लोगों को लग रहा है ये एप्लीकेशन, तो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो यार एक बार ज़रूर जाइए, ट्राई करिए, आप लोगों के लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है एंड नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलो फटाफट हमेशा की तरह आप जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे बात करेंगे डेवलपमेंट चैलेंजेस इन आईओटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करेंगे, स्मार्ट मीटरिंग, ई हेल्थ, सिटी ऑटोमेशन, एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बात करेंगे, स्मार्ट कार्ड की बात करेंगे, इसकी वर्किंग कैसी है उसके बारे में, स्मार्ट कार्ड के टाइप्स की, कम्युनिकेटिंग डेटा हार्डवेयर यूनिट्स की बात करेंगे, डिज़ाइनिंग ऑफ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स इन स्मार्ट सिटीज़ की बात करेंगे। एंड हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होगी और आप कहोगे यार अब तो पूरा आईओटी मेरा ख़त्म हो गया, अब एकेटीयू भाई पूछ ले तो क्या पूछना है, लिख कर आऊँगा, राइट। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट चैलेंजेस इन आईओटी कि ये क्या होता है। तो इसको सबसे पहले चलो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। चैलेंजेस मतलब क्या होता है, एक चीज़ समझो। चैलेंजेस मतलब क्या होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो और उस काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या कर सकते हो, तो एक चैलेंजेस होता है ना। आपको मान लो 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना है या आप कहीं टूर पे जा रहे हो, किसी पहाड़ पे चढ़ के जाना है, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कि यार उतना ऊपर चढ़ूंगा कैसे, एक डंडे की ज़रूरत पड़ेगी, बिना डंडे का मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, एक अच्छा जूता पहनना चाहिए मुझे। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे उसको चढ़ने के लिए। पसीना आएगा, भूख प्यास सब लगेगी, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं ना। तो सेम ऐसे ही आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग में जब हम डेवलप करते हैं कोई मशीन या कोई आईओटी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस अगर हम डेवलप करते हैं, तो उसके डेवलपमेंट के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, डेवलपमेंट ऑफ आईओटी कम्स विथ सेवरल यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू इट्स डाइवर्स एप्लीकेशन। जो चैलेंजेस आते हैं जैसे कि इसकी डाइवर्स एप्लीकेशंस की वजह से, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसकी वजह से, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइसेस टू ऑपरेट इफिशिएंटली इन वेरियस इन्वायरमेंट, और उन सारे डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट जो किसी भी इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से काम कर ले। यानी कि आप कोई ऐसी वैसी डिवाइस भी चूज नहीं कर सकते, एक अच्छी डिवाइस चूज करना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करे। तो यहाँ पे कुछ की चैलेंजेस हैं, इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे और इस मेरी बात को बहुत ध्यान तरीके से समझिएगा ताकि आप भूलो मत, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहला आपका होता है कनेक्टिविटी या नेटवर्क इशू। तो ये सबसे पहला और बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आईओटी डिवाइसेस जो होती हैं तो बेसिकली वो क्या करती हैं, रिलाई करती हैं कि स्टेबल और हाई क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन पे,
राइट। अब भाई इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो जैसे सीसीटीवी कैमरा का एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं जो पिछले यूनिट में लिया था। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो आपका जो कैमरा है वो आपको रिमोटली आपके फ़ोन पे कैसे दिखाएगा, यानी डेटा कैमरा से जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सर्वर पे नहीं जाएगा, अब फिर उसके बाद आप फ़ोन से नहीं देख पाओगे। यानी कि जो कैमरा है, जो आईओटी डिवाइस, कैमरा भी अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आईओटी डिवाइस है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है तो अगर सर्वर से प्रॉपर सिंक नहीं कर पा रहा है स्टेबल कनेक्शन की वजह से, तो भाई वहाँ पे एक चैलेंज आपको देखना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस जो इंटरनेट कनेक्शन कैसे आते हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की तरफ से आ जाता है। जैसे रूरल एरिया में हो जाता है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर पूरा इंटरनेट कनेक्शन होता है, जहाँ पे आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट। और दूसरा एक होता है नेटवर्क इशू में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनको मैनेज करना भी काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है, राइट। ताकि इसलिए मैनेज करना मुश्किल होता है कि हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल चूज करना होता है जो वेरियस नेटवर्क्स पे जो भी डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सके, राइट, दूसरे डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर सके। जैसे वाईफाई हम जो लोग जो यूज़ करते हैं नेटवर्क टाइप, ब्लूटूथ, 5G, इन सारे जगह पे वो यूज़ कर सके। तो यानी नेटवर्क इशू भी देखने को मिलता है यहाँ पे। सेकेंड बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। भाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो या आईओटी डिवाइस बनाते हो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी बहुत बड़ी सेंसिटिव डेटा को कैरी करती हैं, हैंडल करती हैं। और जब सेंसिटिव डेटा की जब बात आ जाती है तो भाई वहाँ साइबर अटैक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, राइट। तो जैसे आपके घर का में सीसीटीवी कैमरा लगाए हो, अगर कोई हैक करके देखने लगा तो फिर तो आपके घर की ऐसी की तैसी सारा कोई वीडियो देख लेगा बाहर, है ना। तो यानी कि यहाँ पे इंश्योर किया जाता है डेटा प्रोटेक्शन जो हो गया, यूजर की जो भी प्राइवेसी जो होती है वो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। यानी उसको कैसे मतलब टॉप पे करें, कैसे फिक्स करें, ये सारे चैलेंजेस आते हैं, राइट। जैसे कि आईओटी एप्लीकेशन जब कभी हेल्थ केयर में होता है, फाइनेंस में होता है या होम ऑटोमेशन में होता है, तो वहाँ पे जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स होता है वो बहुत ही टॉप लेवल पे होता है। क्योंकि यार हॉस्पिटल हेल्थ केयर में भी हम डेटा लीक नहीं होना चाहिए किसी का, है ना। फाइनेंस में पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती वो लीक नहीं होनी चाहिए। होम ऑटोमेशन यार घर की बातें हैं, नहीं बाहर जानी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों में यार मतलब गजब लेवल का चैलेंज फेस करना पड़ता है। अभी आप सोच रहे हो कि अरे आईओटी डिवाइस है, अच्छा ये यूज़ कर लूँगा, वो यूज़ कर लूँगा, बना दूंगा, बन गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं जो हमें अपने माइंड में रख के बनाने होते हैं आईओटी डिवाइस। अब इन सारे चीज़ों का मतलब क्या है यार, अभी मैं बता दूँ। आपके दिमाग में कोई आइडिया, या मान लो आप डस्टबिन जैसा कोई चीज़ बनाने चाहते हो या होम ऑटोमेशन जैसा कोई फीचर बनाना चाहते हो आप, तो आप कैसे क्या करोगे। अच्छा होम ऑटोमेशन बनाना है, चलो ये मशीन लगेगा, खरीद के उठा लाए, बना दिए। अब भाई वो आपका मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, क्रैश करेगा, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप अपना पूरा आइडिया प्रिपेयर करोगे कि स्ट्रॉन्ग आइडिया बनाओगे। तो आप क्या करोगे, अच्छा मैंने ईआईओबी चैनल से पढ़ा था 5वीं यूनिट में कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं उन चैलेंजेस को पहले नोट करता हूँ। क्या मैं ये सारे चैलेंजेस को मैं जो चीज़ें आती हैं मैं क्या उनको फिक्स कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देखोगे अच्छा मुझे कनेक्टिविटी पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, यानी मुझे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग वगैरह जो भी चीज़ें करना पड़ेगा, राइट। पावर का, फिर डेटा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए AWS देखूँ क्या देखूँ, है ना। ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, स्केलेबल है कि नहीं, मैं जो लॉन्च कर रहा हूँ वो स्केलेबल है कि नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यार आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो मज़ा आ जाएगा। पता है जो चीज़ आप पढ़ो उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, तभी मज़ा आने वाली है। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ वो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाऊँ और उसे आप रियल लाइफ में इन फ्यूचर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सके। हो सकता हो आप में से सारे लोग जॉब नहीं करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बिजनेस स्टार्ट करो, अपना स्टार्टअप करो, दूसरों को जॉब दो, अगर पॉसिबल है, कर पाते हो तो। कुछ लोग बोलेंगे मुझे बोलना आसान है करना कठिन है, लेकिन भाई करो। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो करो यार, और जॉब क्रिएट करो, राइट। जॉब भी अच्छी चीज़ है, जॉब करो, एक्सपीरियंस गेन करो, इंडस्ट्री का लो, फिर आप कुछ करो, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब करना बुरा है या फिर बिजनेस करना अच्छा है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, राइट। देन थर्ड पॉइंट देखो, पावर कंजम्पशन एंड एनर्जी एफिशिएंट। तो पावर कंजम्पशन एनर्जी एफिशिएंट में क्या होता है कि बहुत सारी जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो बैटरी पावर्ड होती हैं,
राइट। आप लोग देखते होंगे कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, IoT डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं जिसमें बस वो बैटरी पे चलता है और चार्ज करना पड़ता है उसको, है ना। तो वहाँ पे पावर यूजेस को ऑप्टिमाइज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम होता है, राइट। तो वहाँ पे कैसे चैलेंज में होता है कि भाई हम बैटरी को की जो कोडिंग होती है उसके अंदर करते हैं, किस टाइम पे बैटरी यूज करेगा, किस मोड में, किस टाइम पे स्लीप मोड में चला जाएगा। ये सारी चीज़ों की कोडिंग और जो भी चीज़ें मैंने मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना वो बहुत ध्यान से करना होता है। नहीं तो यार अब बैटरी कम चलेगी। आप अपने फ़ोन का एग्जांपल ले लो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, एक आपके एंड्रॉयड डिवाइस जो आप चला रहे हो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी प्रोसेस होता है, थ्रेड्स पे जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो एप्लीकेशन ओपन होता है, यानी कम से कम आपकी बैटरी वो कंज्यूम करे, वही फ़ोन को बेटर माना जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है। और जैसे एक चीज़ और होता है इसमें कि जो इफ़िशिएंट प्रोटोकॉल हम लोग जो बनाते हैं, जो लो पावर ले और लो एनर्जी पे काम करे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट। जैसे कि आप उन डिवाइसेस के लिए जो 24 घंटे ऑन रहती हैं, मॉनिटर करती हैं, राइट, और जो डेटा को हमेशा कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करती रहती हैं, तो उन लोगों के लिए एनर्जी इफ़िशिएंट प्रोग्रामिंग या एक फ़्लो बनाना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, तो ये चैलेंजेस भी आते हैं। देन आपका फोर्थ पॉइंट पे आता है इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट IoT डिवाइसेस होती हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करती हैं, राइट। और जब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करती हैं तो क्या करती हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड्स का जो बोला गया है कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी थोड़ी कमी है, राइट। जो भी IoT इकोसिस्टम है जहाँ पे वो प्रॉब्लम कर देता है क्या कि कंपैटिबिलिटी इशू क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमें एडिशनल डेवलपमेंट टाइम लगने लगती है और जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका करने में टाइम लगने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन देखो डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। तो भाई डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज का भी काम होता है। जैसे कि आप जो IoT डिवाइसेस होती है वो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को जनरेट करती है, राइट। तो उसको जब अमाउंट जनरेट करेगी तो उसको हम कहीं पे हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी और एक इफ़िशिएंट तरीके से प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो डेटा स्टोर हो रहा है उसे हम प्रोसेस करके डेटा को निकाल भी सकें, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग ले सकते हो। आपको डेटा कोई फील्ड, अब सारा डेटा एक बार में फेच नहीं करोगे, जो रिक्वायर्ड है भाई, यानी फिल्टरिंग हो गया, डेटा का मैनेजमेंट हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्प्रूव करती हैं, राइट। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, IoT एप्लीकेशन जो होती है जो टाइम सेंसिटिव होती हैं, इन द सेंस कि आपको एक सर्टेन टाइम में ही डेटा चाहिए होता है। मतलब भाई अगर आपको जल्दी से 5 सेकंड में डेटा चाहिए या 2 सेकंड में डेटा चाहिए, अगर वो डेटा आपका 1 मिनट में आ रहा है तो वो इफिशिएंट नहीं है यार, है ना। हेल्थ केयर में आप ले सकते हो एग्जांपल, क्या नहीं कि यार कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया तो फटाक से कैमरा उसे चेक करे और बता दे कि अच्छा अभी एक जल्दी से पेशेंट आया जो बहुत सीरियस है। बहुत सारे AI कैमराज अभी आ रहे हैं जो बाहर देख के बता देंगे बेस्ड अपॉन द कंडीशन कि वो बेड पे लेटा हुआ है, लोग बहुत फेशियल एक्सप्रेशन उनका बहुत डेंजरस है, तो पहले अलार्म ट्रिगर कर देगा कि कोई बहुत मतलब हैवियर इशू वाला, कोई रिस्क वाला बंदा कोई आया है हॉस्पिटल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं मार्केट में, दुनिया में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। स्केलेबिलिटी 6 नंबर पे। स्केलेबिलिटी क्या होता है कि जैसे जो IoT सिस्टम होती हैं उनको वो स्केलेबल के तरीके से बनाना चाहिए। आप जो भी सिस्टम बनाते हो ताकि उसको स्केलेबल बनाओ, यानी कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई डिवाइस उसमें ऐड करनी है और उसके नेटवर्क को फैलाना है तो उसको फैला सको। ऐसा ना हो आपको फिर स्टार्टिंग से सारा चीज़ आपको चेंज करना पड़े या फिर अगर कोई दूसरी डिवाइस ऐड कर रहे हो तो परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है अगर हम कोई भी IoT डिवाइस बनाने जा रहे हैं। तो इसको भी करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। तो उसके बाद चलो कॉस्ट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। कॉस्ट कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि जो IoT डिवाइसेस होती हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपका काम आर्डिनो का है और जाके आप रास्पबेरी पाई खरीद रहे हो, है ना। तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें कैसे आप कॉस्ट कंस्ट्रेंट कर पाओगे, जब आपको IoT के सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे डिवाइसेस के बारे में पता होगा। तो उस पता कैसे चलेगा, EIOB पर वीडियो देखोगे
और भी बहुत ज़्यादा वीडियो देख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट, नो। ऑन इंटरनेट लॉट्स ऑफ पीपल्स आर हेल्पिंग टू अदर्स स्टूडेंट टू गेट नॉलेज अबाउट IoT। तो आप कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, आप मेरे भी चैनल पे आके दिल खोल के पढ़ाई कर सकते हो मस्त से, राइट। तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट यार वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिवाइस बनाना ना यार, मतलब बहुत वो होता है। क्या होता है ना कि कभी कभी लोग कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में सिक्योरिटी के ऐसी की तैसी कर देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब वीक सिक्योरिटी हो जाता है, वीक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। मान लो यार हेल्थ केयर का एप्लीकेशन बनाना है या फिर होम ऑटोमेशन का कोई सिस्टम बनाना है। अब भाई ऑनर ने बोला कि भैया कम खर्चे में करना, तुम भी उसी दिमाग के कि चलो कम खर्चे में बनाते हैं। अब लगा दिए कोई ऐसा कैमरा, पता चला कल बगल का लड़का हैक कर लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार। तो आई एम जस्ट सेइंग इन अ फनी वे, मतलब ऐसा नहीं है बगल का कोई हैक कर लेगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी जगह पे होती हैं कि चीज़ें का कॉस्ट कंस्ट्रेंट बहुत ही सोच समझ के करना होता है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करते 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 हम जो भी उसके परफॉर्मेंस पे हैं या जो उसकी सिक्योरिटी है उसको हम इग्नोर करें, राइट। देन 8 नंबर पे होता है लेटेंसी एंड रिलायबिलिटी। लेटेंसी एंड रिलायबिलिटी का क्या होता है कि जो बहुत सारी जो IoT एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर में जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो IoT डिवाइसेस होती हैं, तो वो क्या चाहती हैं कि जो लो लेटेंसी हो, बहुत कम लेटेंसी हो। लेटेंसी इन द सेंस कि जो भी आप उससे आउटपुट चाहते हो, जो भी उससे करवाना चाहते हो IoT डिवाइस से, वो ज़्यादा टाइम ना ले, ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी करे और हाईली रिलायबल हो, राइट। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आपको उसको इंश्योर करना होता है उस डिवाइस को जिसको भी दे रहे हो कि भाई ये स्टेबल है, ये डेटा का ट्रांसमिशन बहुत जल्दी जल्दी करता है, राइट, और रियल टाइम पे ये डेटा देता है और आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो और किसी भी इन्वायरमेंट में ये काम करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी अगर बोल रहे हो किसी को, तो ये भी एक चैलेंजफुल टास्क होता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो अगर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इस वीडियो को सुनो, और एग्ज़ाम में जाना तो यार बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, आप 1-2 लाइन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको थोड़ा सा खींच के 3 लाइन में लिखना, राइट। और इसका आंसर अगर ऐसे पूछता है तो 2-2.5 पेज में ज़रूर देना, 3 पेज में। तो यार देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको ये याद कैसे होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ पहला लेटर नोट करो, CS, इसका S हो गया, इसका PI, CSPI, और फिर क्या हुआ D हो गया, S हो गया, C हो गया, L हो गया। अब चलो इसको कुछ आप आइडिया लगाओ कि क्या कर सकते हैं। चलो सोचते हैं, DI मान लो, SSC मान लो, इसको मैं SSC लिख देता हूँ। SSC का एग्ज़ाम आप में से कितने लोग दिए हो बताना। एक S निकल गया, S निकल गया, C निकल गया, SSC का एग्ज़ाम हो गया। अब बचा L। अब आपको बोल सकते हो कि SSC CID, ये C ले लिया, I ले लिया, D ले लिया, CID। L तो मान लो अगर एक छूट भी जाता है, एक हेडिंग छूट भी जाती है, तो भाई आपको 6 हेडिंग तो मस्त से याद है ना। चलो मैं बोल देता हूँ कि SSC CID की DP, SSC जो है CID है जिसकी DP बहुत अच्छी है। चलो लो, मैं सबको हटा दिया, 3 3 6 2 8 आ गया। अब अब आपको क्या होगा, चैलेंजेस की जब भी आता है कि यार चैलेंज आ रहा है, अच्छा चलो CID के पास चलता हूँ। अच्छा CID ने SSC का भी एग्ज़ाम दिया था, ऐसे याद करना एग्ज़ाम में। तो अच्छा CID SSC, अच्छा S से क्या था, S से अच्छा कुछ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई होगी, नहीं। फिर S से अच्छा स्केलेबिलिटी का, C से क्या हो सकता है, अच्छा कनेक्टिविटी का आ सकता है, राइट। फिर C से क्या आता है, अच्छा कॉस्टिंग की बात आ जाएगी, इंटरऑपरेबिलिटी हो गया। D से डेटा मैनेजमेंट हो गया। ऐसे मतलब आप सोचोगे, बस आपको पहला वर्ड अगर पता रहेगा तो दिमाग ट्रिगर कर जाएगा कि हाँ क्या है। तो ऐसे SSC CID DP याद कर लो, SSC CID की DP बहुत अच्छी है, ऐसे याद कर लो, तो ये हेल्प करेगा यार, ठीक है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो वेलकम, आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई बेटर चीज़ पता है तो वो भी ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ बेस्ट, आई एम जस्ट गिविंग वे हाउ यू कैन लर्न। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है, मैंने पर्सनली यूज किया है यार, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IoT। तो कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलो इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखो, सिक्योरिटी इन IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज क्रिटिकल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस एंड सेंसिटिव नेचर ऑफ द डेटा दे हैंडल।
तो बहुत सारी लार्ज डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और जो डेटा उसमें से जा रहा होता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा ले लो, तो उसमें बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है। तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी का बहुत ध्यान देना होता है। और सिक्योरिटी किसके लिए? ये चोर जो बैठा है इंटरनेट की दुनिया में, जो हैकर है, राइट, तो उससे बचाने के लिए हम लोग सिक्योरिटी को फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुछ की सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं जब कोई भी आईओटी से आप डिवाइस बनाते हो, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आते हैं उसमें। तो कौन कौन सा आता है? पहला पॉइंट देखो, डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि जैसे देखो, जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ डेटा हो गया, जिसको रखना बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होता है, राइट। ताकि हम प्राइवेट इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अनऑथराइज एक्सेस की मदद से या डेटा ब्रीच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो। अगर ये हो जाएगा तो डेटा आपका मिसयूज किया जा सकता है, राइट, और लोग कंप्लेन कर देंगे अपनी प्राइवेसी को लेके। तो ये एक चैलेंज यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को देखने को मिलता है कि कहीं डेटा ना लीक हो जाए। सेकेंड आता है डिवाइस ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि आप कोई भी आईओटी डिवाइस बना रहे हो तो आपको इंश्योर करना होता है कि जो भी ऑथराइज्ड बंदा है ना, वही आप कनेक्ट कर पाए, वही उस डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाए, राइट। ऑथराइज्ड डिवाइसेस ही दूसरे आईओटी नेटवर्क से कनेक्ट करें और कोई ना कनेक्ट पाए। और बहुत सारी आईओटी डिवाइसेस जो होती हैं उनके पास लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होता है, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ हो जाता है कि ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना, और अगर आप इसे छोड़ देते हो तो अनऑथराइज एक्सेस कोई कर लेगा, राइट। तो ये भी एक चैलेंज आता है। थर्ड पे वीक इंक्रिप्शन एंड डेटा इंटीग्रेसी। अब देखो, लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो आईओटी डिवाइसेस के अंदर होती है, तो क्या करती है कि उससे हम इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम वहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं लगा पाते हैं, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है अगर नहीं लगा पाते तो वो वहाँ पे वल्नरेबल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई कमी आ जाती है जिसको यूज करके हैकर आराम से आपका हैक कर सकता है, राइट। और डेटा इंटीग्रिटी की बात जो आती है कि आपको डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करना पड़ता है, और ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। जैसे कि जब डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, अगर आप सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो अल्टर्ड होगा यार, कहीं ना कहीं अगर हैकर चाहेगा तो हैक कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे भी रिसोर्स होता है जो आपका कंस्ट्रेंट होता है आईओटी इन्वायरमेंट में, राइट। तो डेटा इंटीग्रिटी का भी ध्यान आपको देना है कि ऐसे तरीके से आप आईओटी डिवाइस बनाओ जहाँ पे सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें मस्त से इम्प्लीमेंट करो ताकि इनक्रिप्शन और डेटा इंटीग्रिटी वगैरह सब मेंटेन रहे। फोर्थ आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में जैसे देखो, जो आईओटी नेटवर्क्स होते हैं, राइट, तो बहुत सारे अटैकर्स जो होते हैं वो भाई करते हैं, जैसे कि मैन इन द मिडिल अटैक हो गया, MITM जिसको बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, राइट, DOS जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस जिसे DDoS बोलते हैं, राइट। तो ये सारे अटैक्स आपके डिवाइस पे हो सकते हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो सिक्योर कनेक्शन आपके जो होता है उसे मेंटेन करना होता है, और जो भी नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज़ है उसे टाइम टू टाइम देख के फिक्स करना होता है, राइट। ताकि एक अच्छा सा प्रोटोकॉल आप यूज करो जिसकी मदद से आपकी सिक्योरिटी हाई हो, ताकि जो अटैकर हो, हैकर, वो हैक ना कर पाए, राइट। पाँचवें पॉइंट पे देखो, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़। तो फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ में क्या होता है कि जो आईओटी डिवाइसेस होती है वो ज़्यादातर आपका फर्मवेयर पे चलती है, राइट। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे अपडेट करना, लाइक। तो जब अपडेट नहीं करोगे तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी सिक्योरिटी जो होगी वो आउटडेटेड हो जाएगी और हैक करना वहाँ पे आसान हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी देखने को मिलती हैं। फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डिवाइसेस। तो फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डिवाइसेस में क्या होता है कि जो भी आपकी जो आईओटी डिवाइसेस होती है वो आपका इनसिक्योर या रिमोट इन्वायरमेंट में अगर वो डिप्लॉय ज़्यादातर होती ही है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे होती है तो वहाँ उनको वो फिजिकल डैमेज होने के लिए भी आप छोड़ देते हो, फिजिकल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और जो अटैकर्स होता है वो आपकी डिवाइस को एक्सेस कर सकता है और उसकी फंक्शनैलिटी को भी अल्टर कर सकता है, राइट। और उसकी मदद से आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली हार्डवेयर से एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, राइट। तो आप कैसे भी मान लो कहीं छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दिए, तो अटैकर पेन ड्राइव लगाएगा या कुछ भी USB केबल लगाएगा, उसे डिक्रिप्ट करके मस्त से आपका सारा डेटा निकाल सकता है, राइट। तो ऐसी जगह पे ना छोड़ो जहाँ पे कोई अटैकर आए आपकी डिवाइस को फिजिकली एक्सेस कर पाए। तो फिजिकली सिक्योरिटी भी देना ज़रूरी है।
7 नंबर पर आता है स्केलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो IoT नेटवर्क्स है वो आई ग्रो हो रही है, ग्रो करता है ना। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी को मैनेज करना सारे डिवाइसेस के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, राइट। जैसे ही नए डिवाइस आपकी नेटवर्क में ऐड होती है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो आपका जो अटैक होने की चांसेस भी वहाँ पे इंक्रीज़ ज़्यादा होने लगते हैं। क्योंकि जैसे आपकी जब आप स्केल करते हो ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटी भी इंटीग्रेट करनी पड़ती है ताकि पूरे इकोसिस्टम को वो सिक्योर करके रखे, राइट। देन 8 नंबर पे देखो लैक ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो इसके बारे में पीछे भी हम लोग बात किए थे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं IoT के लिए, जिसमें इसकी कमी होती है। IoT डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी कमी है, राइट। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस को नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसकी वजह से यार आप वही है कि इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल जाती है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह में, जो इसको वल्नरेबल बना देता है और अटैकर इसको अटैक करता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा सिक्योरिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। 9th पर देखो सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो IoT डिवाइसेस होती है वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स पे ज़्यादा रिलाई करती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक वल्नरेबल बनाने के लिए काफ़ी मतलब एक आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यार थर्ड पार्टी से आप कंपोनेंट खरीद रहे हो, अब पता नहीं उसके अंदर कैसी चीज़ें की गई हैं, कैसा कोड किया गया, बहुत सारी चीज़ आपको नहीं पता होती हैं, है ना। तो वो भी वल्नरेबल बना देता है, राइट। और ये एक चेन अटैक में आ जाता है कि यानी उस कंपोनेंट का अगर चीज़ें कहीं पर हैक की जा गई तो वो बंदा समझ जाएगा अच्छा इस इंडस्ट्री में भी यही कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, तो उसको भी हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी सिक्योरिटी और जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको सारा चीज़ को चेक करना, जो फर्मवेयर होते हैं इन सारे चीज़ों को चेक करना होता है, राइट, ताकि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। 10 नंबर पे देखो यूज़र अवेयरनेस एंड कॉन्फ़िगरेशन इशूज़। तो इसमें क्या होता है कि जो अवेयरनेस एंड कॉन्फ़िगरेशन का इशू आता है, जैसे कि बहुत सारी IoT जो यूजर्स होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं सिक्योरिटी रिस्क वगैरह को लेके कि कैसे यूज इसको करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो लोग कभी हमेशा यूज करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अटैकर हैक कर लेता, कहता है अरे यार उसका तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला पासवर्ड है वाईफाई का, लाओ हैक करके चेक करता हूँ वो क्या क्या अपने लैपटॉप पे देखता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। और डिवाइस को पूअर तरीके से मैनेज करना और कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से ना करना, अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे छोड़ दिए तो भाई अटैकर के लिए खुला छोड़ दिए हो, जैसे मन करेगा वैसे हैक कर देगा। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी चैलेंजेस आती है, तो आपको ध्यान देना है इन सारे चीज़ों को, राइट। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। देन अब बात करते हैं स्मार्ट मीटरिंग के बारे में। स्मार्ट मीटरिंग आप लोग अगर बहुत शहर में रहते हो, गांव में भी आजकल स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ध्यान से समझना। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मीटरिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द रिमोट, ध्यान देना, दैट इनेबल्स द रिमोट एंड ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलिटी यूसेज। यूटिलिटी वही हम जो बिजली का जो बिजली यूज करते हैं ना, घर पे बिजली का बिल जो आता है आपका, वही जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, थ्रू डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो गैस की पाइपलाइन आती है, जो वाटर की सप्लाई आती है और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो आती है, उन सबको आपको मॉनिटर कर सकते हो। कैसे? रिमोटली एंड ऑटोमेटिक तरीके से। सेकेंड पॉइंट पे देखो, अनलाइक ट्रेडिशनल मीटर, स्मार्ट मीटर प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन कंजम्पशन, हेल्पिंग बोथ यूटिलिटी प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर मैनेज यूजेस मोर एफिशिएंटली। पहले के टाइम पे क्या रहता था, मीटर लग जाता था घर पे, 3-3 महीने आते ही नहीं थे चेक करने सब, है ना। कोई तार काट के डायरेक्ट जोड़ देता था, चलाता था, और फिर मीटर में कोई बिजली का उतना बिल ही नहीं आता था, तो बहुत धांधली चलती थी भाई। फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो कुछ अलग करते हैं, तो इन्होंने स्मार्ट मीटर लाया। और स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट यार बहुत मस्त है, समझ रहे हो। जैसे ही पैसा आपका 1 महीने का खत्म हुआ, बिजली कट हो जाती। चलो बताओ आप कमेंट करके कि भाई किसके घर पे स्मार्ट मीटर लगा है, लिख दो बस इतना कि स्मार्ट मीटर यस, इतना लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। स्मार्ट मीटर नो, जिसके घर नहीं लगाया वो अभी भी मज़े काट रहा है, मतलब बिजली चोरी करके, मतलब वो लिखे भाई स्मार्ट मीटर नो, तो मज़ा आएगा यार लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार अभी तो हो गई हैं, है ना। तो की फीचर्स देखो, चलो इसके बेनिफिट्स देखते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग,
तो इसके अंदर क्या है, स्मार्ट मीटर प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस रियल टाइम यूजेज डेटा टू यूटिलिटी प्रोवाइडर्स फॉर प्रिसाइज बिलिंग एंड इफिशिएंट लोड मैनेजमेंट। तो भाई जब रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है कि आप कितनी बिजली यूज कर रहे हो, है ना, उसका पूरा डेटा आपको यूटिलिटी का दे देता है, कितना पानी यूज कर रहे हो, रियल टाइम पे बताता है कि बंदा आज कितना यूज किया, कल कितना यूज करेगा। तो इससे लोड मैनेजमेंट होता है कि इस महीने कितना पानी आपको देना है, लोगों को देना है। अच्छा, गर्मी में इतना बिजली जाती है तो इतनी बिजली हमें करनी चाहिए, इतना लोग गर्मी में पानी यूज करते हैं, है ना। गैस इस टाइम पे दिवाली का चलो टाइम आ गया तो दिवाली में इतना पानी ये लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन वगैरह की जा सकती है वहाँ से रियल टाइम मॉनिटरिंग करके, राइट। देन टू वे कम्युनिकेशन में क्या है कि स्मार्ट मीटर्स इनेबल्स रिमोट रीडिंग, डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस एडजस्टमेंट्स बाय कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विथ यूटिलिटी प्रोवाइडर्स। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग टू वे कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जो भी यूटिलिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उनको रिमोट रीडिंग मिल जाती है। जो मीटर्स जो लगे होते हैं ना, मान लो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो रिमोट रीडिंग मिल जाती है, राइट। और जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ, सर्विस तुरंत टर्न ऑफ टर्न ऑन वहीं से भैया हो जाता है। तो वहाँ उनको क्या होता है कि जो साइट होती है, जो घर पे बिजली का बिल लगा, मीटर लगा होता है, वो वहाँ पे विजिट ही नहीं करना पड़ता। तो भाई टू वे कम्युनिकेशन तो मस्त है। देन इन्हेंस्ड इफिशियंसी, तो इसमें क्या है, मॉनिटरिंग यूजेज पैटर्न्स allows for identifying peak times and reducing waste, promoting energy conservation and cost savings। तो ये भी है भाई कि उनको एक्सेस मिल जाता है कि डायरेक्टली वो एक्सेस कर ले पीक टाइम कब है, ताकि उससे वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, एनर्जी को कंजर्व किया जा सके, कहीं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे दिया जा सके, कॉस्ट सेविंग वगैरह कंपनियाँ कर सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको करने को मिल जाएंगी। और अभी के टाइम पे आप भी अपना मीटर को देख के पता कर सकते हो कि अच्छा पिछले महीने इतना मीटर का बिल आया था, इस महीने इतना कैसे आ गया। आप भी कर सकते हो एक क्लेम, है ना। पहले टाइम पे कुछ भी बिजली का बिल आ जाता था, तो अभी आप जितना यूज कर रहे हो, 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये लग रहे हैं, जितना यूनिट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके आप जमा कर सकते हो, है ना। तो आपके लिए भी अच्छी चीज़ है कि अननेसेसरी पैसा कोई नहीं लगा। लेकिन भैया दर्द तो उनके लिए है भैया, जो 6-6 महीने कभी मुंह ही नहीं देखते थे जाके बिजली बिल का। अब उनको मजा आएगा, मोबाइल के रिचार्ज की तरह हर महीने महीने कटेगा, तब दिमाग ठीक होगा। मतलब है ना यार, बहुत सारे लोग बिजली की चोरी करते हैं, आई डोंट नो वाई। मतलब ठीक है, कुछ लोगों की फितरत होती है, ठीक है यार, मतलब फ्री का चीज़ें समझते हैं, करते हैं। और दूसरी चीज़ यार, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि हम लोग क्लीन नहीं चीज़ें देखते हैं, हर जगह कचरा रहता है। ये कचरा आखिर में करता क्या, गवर्नमेंट आके करती है क्या? मतलब क्या, कौन आके करता है यार? हम लोग ही तो कचरा करते हैं। और डेवलप्ड कंट्री में देख लो, क्यों वो लोग क्लीन रहता है, वहाँ के लोग एजुकेटेड है। डस्टबिन लिखा है तो डस्टबिन में ही जाके करते हैं। यहाँ तो डस्टबिन जहाँ लिखा है उसमें जाके थूक देते हैं पान खा के, है ना। दीवार पे अच्छा खासा पेंट बना है तो वहाँ पे जाके थूक के उसको गंदा करेंगे। मतलब खुद ही गंदा करेंगे और खुद ही कहेंगे कि मेरा कंट्री साफ़ नहीं है, मेरा एरिया साफ़ नहीं है, राइट। अगर एक गांव को लेके खुद सारे लोग अगर जागरूक हो जाए ना, तो एक गांव को ही मस्त का एक खूबसूरत गांव बना सकते हैं भाई। लेकिन सबको यही होता है कि अपने घर के आगे खंभा गाड़ दो, कैसे जाएंगे, वो रास्ता नहीं देंगे उनको। ये दिमाग में भी मेंटालिटी है लोगों के कि हमारे घर के रास्ते से कैसे जाएगा, लाओ डंडा गाड़ो, यहाँ पे नहीं जाने देंगे, कैसे जाएगा, उसकी भैंस चली गई, झगड़ा कर लेते हैं। मतलब क्या, मतलब ठीक है चीज़ें कर रहे हैं लोग, क्या करेंगे। और बाद में लोग कहते हैं कि चीज़ें नहीं यार, फर्स्ट तो हम लोग को अपने आसपास चीज़ों को तो क्लीन एटलीस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि मैं क्या अननेसेसरी बातें करता हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट मेक दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, ताकि हम लोग बोर ना हो, और कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो रियल है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग क्लीन करके हमेशा रहोगे। देखो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि दवा में पैसा खर्च के बेटर अच्छा है कि आप लोग अच्छा से खाना खाओ और अच्छे से रहो, एक्सरसाइज करो। यही आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने वाली है। आप देखो यार 3 महीने 4 महीने ऐसे अननेसेसरी तरीके से रह रहे हो, अच्छे से नहीं हो, फिर जाके आप 10,000 15,000 की दवा करा दे रहे हो, है ना। क्या मतलब है यार? उस पैसे से अच्छे से खाना खाओ, अपने ऊपर फोकस करो। एक्सरसाइज करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, टाइम अपना दो, एक्सरसाइज करो। एटलीस्ट सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, नहीं उठ पा रहे हो शाम को एक्सरसाइज करो, लेकिन अपने हेल्थ पे ध्यान दो यार। सबसे
आपको बाद में रियलाइज़ होगा ना कि आपके हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ कुछ नहीं है। तो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोग याद करोगे कि हाँ हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अभी जवानी है, हमारे अंदर बहुत सारा खून है, मस्त से एंजॉय कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन फास्ट फूड खाने से बचो, चीज़ों को अवॉइड करो। जहाँ घर में रूम में रह रहे हो साफ़ सफाई करके रहो, एकदम साफ़ सफाई, कोई गंदगी नहीं। आपका रूममेट है तो उसको भी डांट के बोलो कि साफ़ से रहो, एक्सरसाइज करो, हमेशा बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बात करते ई हेल्थ। देखो अभी हेल्थ की बात कर रहे थे, ई हेल्थ आ भी गया। तो ई हेल्थ क्या है भाई, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट है यार ये भी, चलो इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं चैनल के बारे में। यार वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, EIOB जाओ, डाउनलोड करो एप्लीकेशन, वेबसाइट पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट मैं ज़रूर चाहता हूँ आप लोगों को कमेंट करो कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर मी, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है। देन बात करते हैं ई हेल्थ के बारे में। पहला पॉइंट देखो, ई हेल्थ रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डिजिटल एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर टू इम्प्रूव एक्सेस, इफिशियंसी एंड पेशेंट आउटकम्स। तो ई हेल्थ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ है, ठीक है, जिसको यूज किया जा रहा है डिजिटल और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में यूज करने को बात किया जा रहा है, जिससे उसमें चीज़ों को जो काम करने का तरीका है वो फास्ट हो जाए, एक्सेस करना पेशेंट का डेटा फास्ट हो जाए, इफ़िशियंसी आए, और जो पेशेंट का आउटकम है वो फास्ट हो, लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, सारा चीज़ आपको फ़ोन के थ्रू ही मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ों में ई हेल्थ की ई हेल्थ में हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो IoT की डिवाइसेस हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ के फील्ड में भी चीज़ों को बनाई जा रही हैं। तो जैसे कि इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टेलीमेडिसिन जैसे हो गई, EHRA सिस्टम यार बहुत बेस्ट ये एग्जांपल है, ठीक है। मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस हो गई, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग हो गया कि मतलब दूर से बैठ के ही पेशेंट को मॉनिटर करो। जैसे होता है ना डॉक्टर को बार बार विजिट करना पड़ता है, अभी क्या डॉक्टर एक जगह बैठे ही मॉनिटर कर लेता है कि डॉक्टर की कहीं कि पेशेंट की कहीं सांस तो अंदर बाहर नहीं हो रही है, मतलब बहुत फास्ट तो नहीं हो गई है ना। तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ विजिट था ना, आप मान के चलो ICU में, वो कम हो गया है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे डॉक्टर किसी और वार्ड में जाके अब दूसरे पेशेंट को देख सकता है, तो टाइम बच रहा है इन सारे चीज़ों से। हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना, तो वो सारी चीज़ आप अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऐसे सिस्टम आप IoT की मदद से हेल्थ के फील्ड में भी बना सकते हो। बाय इनेबलिंग पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम्स। भाई जो भी डेटा है आप रियल टाइम पे शेयर कर सकते हो, जो पेशेंट हैं, डॉक्टर हैं, वो सेम टाइम पे एक दूसरे से जो भी डेटा वगैरह है वो रियल टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस लिए हो, इंश्योरेंस का भी आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑनलाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि आप मान लो कि लखनऊ में हो और आपका इंश्योरेंस कानपुर की किसी कंपनी से लिए हो तो कानपुर जाना पड़ेगा, नहीं यार, कॉल मारो या ऑनलाइन अप्लाई करो, हो गया। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, ठीक। ई हेल्थ हेल्प्स इन डिलीवरिंग मोर पर्सनलाइज्ड, टाइमली एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विस। तो वही सारी चीज़ें हैं। ई हेल्थ बहुत इस समय इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत अच्छी चीज़ है यार, हमारी ज़िंदगी को ये आसान बना रहा है, जिससे आपको टाइमली, पर्सनलाइज्ड एंड इफेक्टिव हेल्थ सर्विस मिल रही है, जिससे आप भी खुश, सर्विस भी खुश और जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी खुश, राइट। तो कुछ बेनिफिट समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग है। तो IoT डिवाइसेस जैसे हो गई, कुछ वियरेबल हो गई, आप जैसे वियरेबल वॉच हो गई या कुछ भी हो गया, राइट। एंड कुछ सेंसर्स होते हैं जो कंटिन्यूस आपके जो वाइटल सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करता है। और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको जो भी एनी इरेगुलरिटीज़ मिलती है तो क्या करता है, उनको नोटिफिकेशन जाता है, जिससे वो पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा उनको पता लगता है कि हाँ इस पेशेंट का ये है तो चलो इसको ये मेडिसिन देना चाहिए, तो आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं और आपको बार बार हॉस्पिटल जाके चेकअप्स वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे नंबर ऑफ़ विजिट्स इन हॉस्पिटल आप क्या कर सकते हो कि अपना कम कर सकते हो, ठीक। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग से होता है, राइट। सेकंड पॉइंट पे देखो, इनहेंस्ड पेशेंट इंगेजमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक्टिवली मॉनिटर कर पाते हैं, वो खुद के अपने हेल्थ को, जो भी IoT इनेबल्ड डिवाइस उनके पास होती है तो वो अपने
खुद उन डिवाइस से इंगेज करके, उन डिवाइसेस को यूज करके अपने खुद के हेल्थ को क्या कर पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं। बेस्ट मॉनिटर कौन होता है, हम खुद अपने बीमारी को कर सकते हैं दूसरे से बंदा, क्योंकि यार हमें पता रहता है यहाँ पेन हो रहा है, ऐसे पेन हो रहा है ना, तो डॉक्टर को जाके खुद ही तो बताते हैं, डॉक्टर तभी तो देता है ना। या तो वो चेकअप लिखेगा या तो आपसे पूछेगा, वो खुद तो कोई है नहीं ऊपर वाला कि क्या बोलते हैं कि वो खुद से पता लगा लेगा, नहीं ना, है ना। आज के डॉक्टर तो ऐसे ही होगा, पहले के डॉक्टर रहते थे कि जान जाते थे, लेकिन ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करता है कि जो अपने डिवाइसेस को अपने लिए आईओटी डिवाइसेस यूज करके खुद को मॉनिटर करते हैं, जिससे सेल्फ इंगेजमेंट आपका प्रमोट्स होता है, और जो भी बीमारी होती है वो बहुत जल्दी ही वो डिटेक्ट कर लेता है बंदा। अच्छा, मुझे ये परेशानी भी हल्की हल्की सी हो रही है यार, पता नहीं मेरा हार्ट रेट कुछ ज़्यादा ही इस समय चल रहा है, तो उसको पहले पता चल जाती है और जाके वो इलाज करवा लेता है डॉक्टर से। इफ़िशिएंट डेटा मैनेजमेंट, तो इसमें आईओटी डिवाइसेस जो होती हैं वो वास्ट अमाउंट ऑफ आपका हेल्थ डेटा जो होता है वो गैदर करती हैं, और वो डेटा आपका कहीं पे स्टोर किया जाता है, जैसे सर्वर में, डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, और उस पेशेंट के हेल्थ को एनालाइज करने के लिए उस डेटा को यूज किया जाता है। जैसे 10 साल का डेटा आपका वहाँ पे स्टोर हो गया, अब एनालाइज किया जाएगा इस बंदे को 10 साल से क्या क्या प्रॉब्लम, किस किस महीने कैसे कैसे आ रही हैं, देन डॉक्टर आपको बेटर सजेशन दे सकता है, बेटर तरीके से आपको डायग्नोज कर सकता है ना। पहले पर्चियाँ हम रख के क्या करते थे यार, पर्चियाँ खो जाती थी, पर्चा खोना बहुत आसान है और बहुत ही खोता है, नॉर्मल बात है ना। तो अगर ये डेटा पर कहीं स्टोर है तो आपके यार मतलब अच्छा से ट्रीटमेंट हो सकता है आपका, क्योंकि हिस्ट्री पता है डॉक्टर को, है ना। देन आपको देखो 4th पॉइंट पे इम्प्रूव्ड हॉस्पिटल इफ़िशियंसी। तो इससे क्या होता है कि जो आईओटी टेक्नोलॉजी होती है वो हॉस्पिटल को मैनेज करना, और जो भी हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स हैं और जो भी रिसोर्सेस हैं, पेशेंट का फ्लो कितना आ रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग सेटिस्फाई हैं मतलब जो इलाज से, है ना, और मतलब जो भी कितने रिसोर्सेस अभी का पेशेंट यूज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपको जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको मिलता रहता है, जिससे वो हॉस्पिटल की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट देखो इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड अलर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो इंस्टेंटली नोटिफाई कर देती हैं अगर कोई इमरजेंसी का केस आता है वार्ड में या हॉस्पिटल में, जैसे कि एबनॉर्मल वाइटल रीडिंग्स अगर हुआ, कुछ आया तो वो ट्रिगर कर जाएगा अलार्म, राइट। तो ऐसे कुछ होती है कि कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, वो मॉनिटर करता रहता है, और कुछ भी होता है तो इमीडिएटली उसे इमरजेंसी रिस्पॉन्ड मिल जाता है, जो भी मॉनिटर कर रहा है या डॉक्टर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं आप लोगों के लिए सबका 2-2 लाइन का लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2-2 लाइन का लिख दिया हूँ, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, तो आपके लिए हेल्पफुल हो। जो चीज़ें मैंने बताया ना वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, मैं ईजी लैंग्वेज में आपको बता दिया, ताकि फिर इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलो अब बात करते हैं हम सीटी ऑटोमेशन का। तो सीटी ऑटोमेशन में क्या होता है कि अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा यार कि सीटी को कुछ ऑटोमेट वगैरह करने का काम होगा, राइट। तो इम्पोर्टेंट है यार, ये भी मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। तो चलो सीटी ऑटोमेशन को समझते हैं। सीटी ऑटोमेशन रेफर्स to the integration of advanced technology such as the Internet of Things, sensors, artificial intelligence and data analytics to manage and automate various CT functions। तो CT automation जो है ना एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस लेवल के सेंसर्स को यूज करते हैं, जिससे एक सिटी के अंदर जो भी काम होते हैं, जो ऐसी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, उनको क्या करना होता है कि ऑटोमेट करना होता है इन सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके, राइट। The goal is to create smart cities where everyday operations such as traffic management, waste collection, energy consumption, and public safety are optimized using real-time data and automated system। तो अभी क्या है कि ग्रीन लाइट, येलो लाइट पहले लोग मैनुअली करते थे, अभी ऑटोमेटिक हो गया। कौन सी गाड़ी कितने टाइम पे आ रही है, आगे कौन सा सिग्नल दिखाना है, कितने नंबर्स ऑफ गाड़ियाँ आ रही हैं, राइट। अब वेस्ट कलेक्शन कितना, कि डस्टबिन भर गया है तो उसे पिकअप करने वाला कोई पहुंच जाएगा। एनर्जी किस एरिया में लाइट ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। पब्लिक सेफ्टी का है, अगर रोड क्रॉस करना है, मतलब यार बहुत सारी चीज़ें इससे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, राइट। आपको
हाथ डस्टबिन में कचरा फेंकना है तो करना नहीं है आपको, कुछ आगे जाना है, खड़े हो जाना, ऑटोमेटिक डस्टबिन का डब्बा खुल जाएगा, राइट, आप उसमें कचरा फेंक सकते हो। तो बहुत एडवांस तरीके से आप एक स्मार्ट सिटी को डिज़ाइन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें सिटी ऑटोमेशन होता है। तो कुछ बेनिफिट्स ऑफ सिटी ऑटोमेशन, कुछ बेनिफिट्स हैं तो उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी। तो इम्प्रूव्ड इफिशियंसी में क्या है कि ऑटोमेशन स्ट्रीमलाइंस ऑपरेशंस एंड रिड्यूसेस मैनुअल इंटरवेंशन मेकिंग सिटी मैनेजमेंट मोर इफिशिएंट। तो कुल मिला जुला के यही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को हटाना, जो मैनुअली सारा चीज़ किया जा रहा है, और ऑटोमेटिक चीज़ों को लाना, जिससे जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव होगी। कॉस्ट सेविंग बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस, ऑटोमेशन हेल्प रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट स्पेशली इन एरिया लाइक एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट में जो चीज़ें आपकी की जा रही थी मैनुअली, एक तरीके से कह लो, वही है कॉस्ट सेविंग में, और जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेस आपको लगते थे। अभी आपका एआई है और वो 24 घंटा मॉनिटर करेगा, और जो सेंसर्स वगैरह लगा देते हो तो जो आपके रिसोर्सेस है उससे ऑप्टिमाइज कर सकते हो और इसे ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपका पैसा बचेगा, राइट। जो भी उस स्मार्ट सिटी को मैनेज करता है उसका पैसा बचेगा। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव्ड सर्विसेज सच एज फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये सिटीजन्स जो उस एरिया में, सिटी में रहेंगे, उनको फास्ट सर्विस मिलेगी, क्योंकि सारा चीज़ यार ऑटोमेटिक हो रहा है, तो नो ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। तो वो 24 घंटा काम करेगा और जो वेदर है उसको मेजर करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो करेगा, जिससे आपको एट द एंड आपको कंफर्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये सिटी ऑटोमेशन में सारी चीज़ें होती हैं। देन अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो अब भाई इसमें एक बारे में एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट देखो, द इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी इज रिवोल्यूशनाइजिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग कनेक्टेड व्हीकल्स, इनहेंसिंग सेफ्टी, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड क्रिएटिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आईओटी डिवाइस यार ऑटोमोबाइल में भी बहुत तगड़ा फैल रहा है। ये कार वगैरह में आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैपिंग वगैरह का फीचर आ गया है, ऑटोमेटिक अगर कोई आगे आता है तो एक्सीडेंट रुक जाता है, ऑटो ड्राइविंग का जो फीचर आ गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी एलन मस्क का आप देख रहे होगे, टेस्ला वगैरह का एग्जांपल, इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कारें वगैरह बन रही हैं जो ऑटो ड्राइविंग वगैरह, आप BYD का सुने होगे, चाइना वाला। तो ये भाई आईओटी ही यूज किया जा रहा है उन सारे चीज़ों में। तो चलो आगे देखते हैं सम की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, व्हीकल टेलीमैटिक्स। तो ये क्या होता है कि जो आईओटी इनेबल टेलीमैटिक सिस्टम होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है व्हीकल से इन रियल टाइम में व्हीकल से डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि उसकी स्पीड हो गई, लोकेशन हो गया, फ्यूल कंजम्पशन हो गया, राइट। इन सारे चीज़ों को वो कलेक्ट करता है। तो इससे कलेक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है ये सोचो। तो जब डेटा को कलेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, ट्रैकिंग करना, व्हीकल की परफॉर्मेंस को मेज़र करना, रूट को ऑप्टिमाइज़ करना, कितना फ्यूल बचा है गाड़ी में, मतलब जो भी आप व्हीकल यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना और आपको रिजल्ट देना, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चलेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन सेकेंड, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो आईओटी सेंसर्स होते हैं वो व्हीकल को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट्स क्रिटिकल लगता है या ख़राब होने वाला लगता है या कुछ प्रॉब्लम आती है उसमें थोड़ा सा भी, तो जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ब्रेक में या इंजन में या टायर्स में, कुछ साइंस अगर दिख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मेल फंक्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि इन सारे डेटा को एनालाइज करेगा और एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट आपको भेज देगा कि भैया ये प्रॉब्लम आ सकती है, तुम अपना एक बार मैकेनिक को ले जाके दिखा लो। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो जाता है। फिर ऑटोनोमस व्हीकल, राइट। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स में क्या होता है कि जो आईओटी टेक्नोलॉजी होती है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, जिससे जो कम्युनिकेशन होता है व्हीकल टू व्हीकल, राइट, V2V कहते हैं उसको, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्युनिकेशन होता है जो अदर आईओटी डिवाइसेस से होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये जो ऑटोनोमस कार होती हैं ये हेल्प करती हैं डिसीजन बनाने में रियल टाइम पे, और अपने सराउंडिंग के डेटा को यूज करके अपने सराउंडिंग से कम्युनिकेट करके रियल टाइम पे डिसीजन बनाने में ये क्या होता है कि हेल्प करती हैं, जिससे आपकी सेफ्टी और नेविगेशन करना और ह्यूमन एरर को रिड्यूस करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे, तो काफ़ी मदद मिलता है। कनेक्टेड कार फीचर्स। कनेक्टेड कार फीचर्स में क्या होता है कि जो आईओटी इनहेंसेस हैं
अब कनेक्टिविटी में, कार कनेक्टिविटी में, तो ये क्या करती है, फीचर्स देती है कि आप इसको रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको देती होता है। अभी चाबी दूर से बैठे ये आपका लॉक अनलॉक कार को, दरवाज़ा को कर सकते हैं, है ना। और इसमें ड्राइवर जो है आपकी व्हीकल्स के फंक्शन को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकता है, जिससे बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है यूज़र एक्सपीरियंस को। तो जैसे चाबी का मैंने बोला ना, तो वो भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। स्मार्ट पार्किंग में क्या होता है कि जो IoT सेंसर्स लगे होते हैं आपके गाड़ी के अंदर, तो जो पार्किंग लॉट्स होते हैं जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, पार्किंग लॉट्स जो अवेलेबल होते हैं, जगह जो अवेलेबल होती है, तो ड्राइवर को क्या बोलती है कि भैया यहाँ पे ये अवेलेबल है स्पॉट, इसमें खड़ा करोगे तो आराम से हो जाएगा, राइट। अभी तो पीछे कैमरे भी आ गए हैं, ऐसे दो आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं, रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है कि भैया ये सही जा रहे हो, नहीं तो रेड लगता है दिखाने। और जैसे ही टच होने वाला गाड़ी रहता है, पी 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 की आवाज़ भी आने लगती है कभी कभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपकी पार्किंग की फैसिलिटी को ये इम्प्रूव करती है, और ये आपको बता देती कहाँ पे पार्क करना है, तो फ्यूल वगैरह भी आपकी बच जाते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो IoT होती है वो कंपनीज़ को अलाउ करती है कि वो लोकेशन को मॉनिटर कर सके, स्टेटस मॉनिटर कर सके कार के, और जो भी व्हीकल्स की रियल टाइम पे जो चल रही है ना, उसकी परफॉर्मेंस को भी वो लोग क्या होता है कि मॉनिटर कर सकते हैं। तो बेनिफिट इससे क्या होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं उनको अपनी व्हीकल के यूजेस को ऑप्टिमाइज़ करने का डेटा मिल जाता है और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और जो रूट की प्लानिंग करना होता है, ये सारी चीज़ें, और जो सेफ्टी वगैरह कंप्लाइंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इम्प्रूव करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, राइट। देन इन्हेंस्ड ड्राइवर सेफ्टी, तो इसमें क्या होता है, जो IoT होती है वो रियल टाइम पे फीडबैक ड्राइवर को देती है कि वो उसका ड्राइविंग का बिहेवियर कैसा है, वो बहुत हार्श ब्रेकिंग तो नहीं है, जैसे बहुत ज़ोर से ब्रेक तो नहीं लगा रहा है, उसकी स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, या किसी दूसरे अपने ट्रैक पे तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी IoT डिवाइसेस के सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंस करके बता देते हैं, जिससे ड्राइवर की सेफ्टी बढ़ती है, राइट। और जो इंश्योरेंस वगैरह होता है, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि भैया तुम इतने स्पीड पे चलोगे तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर व्हीकल टू एवरीथिंग V2X कम्युनिकेशन, अब ये क्या होता है, तो देखो जैसे जो IoT डिवाइसेस होती है वो V2X कम्युनिकेशन को इनेबल करती है। जैसे कि जो व्हीकल्स होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, जैसे V2V, इसको V2V बोलते हैं, V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। और ट्रैफिक सिग्नल को भी ये रीड करते हैं, इसको V2I बोलते हैं, राइट। और तो इन सारी चीज़ों से जब करते हैं कम्युनिकेशन, तो फ़ायदा क्या होता है कि इससे आपको सेफ्टी मिलती है, राइट। और जो भी बेस्ड अपॉन द कंडीशंस ये डिसीजन भी ले पाता है, जैसे आगे की ट्रैफिक लाइट क्या है, राइट, और दूसरे डिवाइस कहाँ पर कौन सी कार आ रही है, कैसे आ रही है, तो प्रॉपर मूव लेने में ऑटोमेटिक कार में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। स्मार्ट चार्जिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs जिसको बोलते हैं, EV बैटरी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो यही होता है, EV कार आ रही हैं अभी। तो IoT जो होता है वो चार्जिंग प्रोसेस को भी आपके हेल्प करता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उसकी बैटरी हेल्थ को मॉनिटर करता है। जैसे बैटरी कम होती है बोलता भैया चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, है ना, बताता है यार वो। अगर चार्जिंग फुल हो जाती है तो भी बोलता है कि चार्जिंग फुल हो गई है, अब निकाल दो भाई, है ना। तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें, टाइमिंग वगैरह भी बता देता है कि 1 घंटा 2 घंटा कितना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। चार्जिंग स्टेशन पे आप लगा के छोड़ देते हो तो वो मॉनिटर करता रहता है, जैसे आपका चार्जिंग फुल हो जाता है तो आपका क्या होता है कि वो चार्ज करना बंद कर दे, जिससे आपकी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होती है और आपकी बैटरी ख़राब नहीं होती है। इंश्योरेंस टेलीमेटिक्स यूजेज बेस्ड इंश्योरेंस, तो ये क्या होता है कि IoT डिवाइसेस कुछ व्हीकल्स में होती है जो ड्राइवर के बिहेवियर को ट्रैक करती हैं, और जो इंश्योरर है उसको वो डेटा को प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो ताकि वो प्रीमियम को कैलकुलेट वगैरह कर सके कि बंदा कैसे ड्राइव करता है, इसका ड्राइविंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इससे ये क्या होता है कि ये ज़्यादा पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस को बना देता है कि ड्राइवर सेफ हैबिट है कि उसका नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें भी डेटा वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं इंश्योरेंस वालों के लिए, ठीक। तो ये कुछ की एप्लीकेशंस मैंने बताया आपको, IoT के एप्लीकेशंस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ओके। देन अब बात करते हैं स्मार्ट कार्ड और इसके वर्किंग की। तो आखिर में स्मार्ट कार्ड और वर्किंग क्या है, तो चलो इसको समझते हैं। तो स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, पहला पॉइंट देखो, स्मार्ट कार्ड इज़ अ फिजिकल एम्बेडेड with a microchip also known as a integrated circuit of IC that can store and process data।
तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा और ऐसे यहाँ पे चिप लगा होता है, तो ऐसे टैप करते हो पेमेंट हो जाता है चिप की मदद से। और जो आप एटीएम कार्ड में लगाते हो रिकॉग्नाइज करना कैसे होता है सारी चीज़ें यार। तो ये जो फिजिकल कार्ड है इसके अंदर जो माइक्रो चिप लगी होती है वो इम्बेड होती है, कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें भी IoT में आती हैं यार, समझ रहे हो। ऐसा ना सोचो AI आ रहा है जॉब खा जाएगा, नहीं, ये सारे चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। तो इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट देखो, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है स्मार्ट कार्ड, जैसे कि बैंकिंग में हो जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यार आपके कार्ड होगा, अभी कार्ड निकाल के देखो, चिप्स लगा होगा आपके में, आइडेंटिफिकेशन आईडीज़ में, हेल्थ केयर के इंश्योरेंस आईडी में, ट्रांसपोर्टेशन के मेट्रो कार्ड्स में, हर जगह लगा रहता है यार। बेसिकली अब कार्ड में ज़्यादा देखोगे इसको। अब देखो, स्मार्ट कार्ड्स ऑफर इनहैंस्ड सिक्योरिटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू स्टोर इनक्रिप्टेड डेटा एंड इंटरैक्ट विद कार्ड रीडर्स फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ये काफ़ी इनहैंस सिक्योरिटी देता है जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज करते थे, राइट। और इसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह भी चीज़ें होता है जिसको रीड करके ऑथेंटिकेट वगैरह करके ही और आपका डेटा जो इनक्रिप्टेड होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कार्ड्स के एडवांटेज क्या होते हैं। पहले नंबर पे सिक्योरिटी आती है, तो जो स्मार्ट कार्ड होता है आपको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, जो मैंने बोला था मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है कार्ड, उससे ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि इसमें डेटा वगैरह सब आपका इनक्रिप्ट रहता है और जो डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है। ओके, कन्वीनियंस में क्या है कि ये कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड होता है जो आपको क्विक ट्रांजेक्शन करने में आपको मदद करता है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के, राइट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जल्दी सब करना होता है, जल्दी स्टैप करो तुरंत पेमेंट हो गया, तो ये अच्छा चीज़ है ना, पिन वगैरह डालने की झंझट खत्म। डेटा इंटीग्रिटी में क्या है कि जो माइक्रो चिप्स होती है वो अनऑथराइज एक्सेस को बचाती है, जिससे आपका डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर मेंटेन रहता है, राइट। देन मल्टी फंक्शनैलिटी क्या है कि स्मार्ट कार्ड जो होता है आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेमेंट के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, इन सारे जगह पे आप इस कार्ड को आप यूज कर सकते हो। ओके, देन स्मार्ट कार्ड की वर्किंग क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट पे आता है एम्बेडेड माइक्रोचिप आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो द स्मार्ट कार्ड कंटेन अ माइक्रोचिप दैट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डेटा, जो माइक्रोचिप होती है, राइट, वो स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक। देन उसका काम क्या होता है, दिस चिप है जो स्मॉल प्रोसेसर, उस चिप के पास एक स्मॉल प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है एंड समटाइम्स इवन इंक्रिप्शन कैपेबिलिटीज़ भी उसके पास होती है। सेकेंड पॉइंट देखो, इन कॉन्टैक्ट कार्ड द चिप इज एक्सपोर्ट फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द कार्ड रीडर, तो कार्ड रीडर से उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट कराना होता है। वाइल इन कॉन्टैक्टलेस कार्ड द चिप कम्युनिकेट्स वायरलेसली विया RFID, तो RFID के थ्रू ही वायरलेसली वो कम्युनिकेट कर लेती है जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होते हैं। ओके, देन सेकंड पॉइंट देखो डेटा एक्सचेंज, तो फॉर कॉन्टैक्ट कार्ड के लिए जिसमें हमें टच कराना पड़ता है, व्हेन द स्मार्ट कार्ड इज इंसर्टेड इनटू अ कार्ड रीडर, जब कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट होता है, द मेटल कॉन्टैक्ट्स ऑन द कार्ड अलाइन विद द रीडर्स पिन, उसके रीडर्स पिन के अलाइन होता है जब कार्ड आप इंसर्ट करते हो, जो भी पेमेंट करने वाली जो मशीन होती है। ओके, देन क्या होता है कि द रीडर सेंड्स अ सिग्नल टू द चिप टू एक्सेस और अपडेट द डेटा स्टोर्ड ऑन इट, तो वो सिग्नल भेजता है चिप को एक्सेस करने के लिए, ताकि उसे जो भी डेटा वगैरह स्टोर है अपडेट करने के लिए, तभी पैसे वगैरह निकलते हैं ना आपके। और कॉन्टैक्टलेस कार्ड के लिए क्या होता है कि द कार्ड कंटेन एन एंटीना दैट इनेबल्स इट टू कम्युनिकेट वायरलेसली विथ अ रीडर थ्रू रेडियो वेव, तो रेडियो वेव के थ्रू ये वायरलेसली कम्युनिकेट करता है, राइट। एक एंटीना की तरह कह सकते हो, वो कंटेन कर दिखता नहीं है लेकिन एंटीना की तरह वो बिहेव करता है, इसे रेडियो वेव के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है, राइट। तो जैसे रीडर के पास ले जाओगे ना, रीडर के पास ऐसे नहीं और लेके घूम रहे हो कनेक्ट कर लिया, नहीं, रीडर होता है, तो जैसे उसके कांटेक्ट में ले जाओगे तो वो रीडर होगा, रीड करेगा आपके कोड को, जैसे उसके पास करीब आएगा फिर वो आपका रेडियो वेव भेजेगा, कांटेक्ट कर लेगा, ठीक। उसके बाद रीडर सेंड्स अ सिग्नल, देखो रीडर एक सिग्नल सेंड करता है विच द कार्ड रिसीव थ्रू इट्स एंटीना, राइट, जो कार्ड रिसीव थ्रू द एंटीना, जो कार्ड होता है वो एंटीना के थ्रू रिसीव करता है, एंड द कार्ड रिस्पॉन्ड विद द रिक्वेस्टेड डेटा, और जो कार्ड होता है रिक्वेस्ट डेटा को भेज देता है ना, रिस्पॉन्स करता है, तो ऐसे ही इसकी होती है। देन थर्ड पॉइंट पे आता है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, स्मार्ट कार्ड्स आर डिजाइंड विथ बिल्ड इन इंक्रिप्शन, तो बिल्ड इन इंक्रिप्शन होता है और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ही होता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन को ये इंश्योर करता है।
सेकेंड पॉइंट देखो, जब डेटा आपका ट्रांसफर होता है जो कार्ड से रीडर तक, ठीक है, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है आपके कार्ड का तो ये इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, जिससे आपको अनऑथराइज एक्सेस से ये बचाता है। थर्ड पॉइंट पे देखो, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो स्मार्ट कार्ड्स होता है उनको पिन की ज़रूरत पड़ती है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिंगरप्रिंट, राइट, ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो उसके बिना कर नहीं सकते ट्रांजैक्शन, राइट, समझ रहे हो। तो कुछ केसों में आपको करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, राइट। देन देखो एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड के एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि स्मार्ट कार्ड्स हो गया, अभी जो मैंने क्रेडिट कार्ड, आपको डेबिट कार्ड बताया, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड्स हो गया, तो सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूज किया जा रहा है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी की वगैरह भी यूज की जाती है, ठीक। फिर उसका आपका आता है कि एक्सेस कंट्रोल में आता है कि जैसे ऑफिस बिल्डिंग हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और भी सिक्योर जो लोकेशंस होते हैं वहाँ पे स्मार्ट कार्ड को यूज किया जाता है ताकि लोगों के एक्सेस को कंट्रोल किया जा सके वहाँ पे, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, जैसे स्मार्ट कार्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जैसे टैप करो, पेमेंट करो और चले जाओ, मेट्रो स्टेशन में, बसेस में, यहाँ पे टोल वगैरह, टोल बूथ वगैरह पे भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हेल्थ केयर में देखो क्या होता है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो गया, एक स्मार्ट कार्ड वो इशू करते हैं, और जैसे ही आप जिनकी मदद से वो लोग पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड को सिक्योरली अपना रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। देन अब बात करते हैं स्मार्ट कार्ड के टाइप्स के बारे में। अभी तो अपन लोग ने बात किया वो सारी चीज़ें, अब इसके टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं। इसको बात करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वेबसाइट पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड कमेंट करो यार कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर मी। दिल से मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छी लगती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड में देखो सबसे पहला पे है कि कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड, जिसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जिसमें तो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट। दीज कार्ड्स रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद कार्ड रीडर, मतलब टच करवाना पड़ेगा कार्ड रीडर से थ्रू मेटल कॉन्टैक्ट ऑन द कार्ड सरफेस। दे आर ऑफन यूज फॉर एप्लीकेशन लाइक बैंकिंग एंड सिक्योर एक्सेस कंट्रोल में इसको यूज किया जाता है। कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड में क्या होता है जी, दीज कार्ड्स कम्युनिकेट विद रीडर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के थ्रू इसको आपकी इसको रीड किया जाता है। टेक्नोलॉजी है एक, और जो कि वो फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ और, मैं इसका RFID का एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप लोग जो कपड़े खरीदने जाते हो ना, उसमें वाइट छोटा छोटा लगा रहता है, और जैसे ही अगर वो लगा हुआ आप कपड़ा लेके जैसे मॉल से निकलते हो ना, तो बाहर गेट पे लगता है आवाज़ करने, आप वो लगा हुआ बाहर नहीं ले जा सकते, तो उसमें भी RFID का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे ही आप मशीन के नियरेस्ट आते हो वो रिकॉग्नाइज कर लेती है भैया कोई लेके जा रहा है, वो लगती है चू 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 बोलना है, पता चल जाता है कोई चुरा के भाग रहा है। तो आप जब कपड़ा खरीद लेते हो, काउंटर पे जाते हो, तो उनके पास एक डीएक्टिवेटर होता है, तो जैसे ही उसे टच कराते हैं वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर वो उससे निकाल सकते हैं आसान से। आप कितना भी खींचोगे कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं, काट के ही कपड़ा निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इसमें जो होता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर कॉमनली यूज इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में इसका यूज किया जाता है। वही ट्रांसपोर्ट वगैरह पे बहुत सारे लोग भीड़ लगी रहती है ना यार। ड्यूअल इंटरफेस कार्ड क्या होता है कि दीज कार्ड्स कंबाइन बहुत कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस फीचर्स, ये दोनों फीचर जिसके अंदर होती है वही यार ड्यूअल कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है, समझ रहे हो ना, यही होता है। देन अब बात करते हैं हम कम्युनिकेटिंग डेटा हार्डवेयर यूनिट्स। तो कम्युनिकेटिंग डेटा हार्डवेयर यूनिट्स में सबसे पहला पॉइंट देखो, इन IoT कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस हार्डवेयर यूनिट, डिवाइस, सेंसर, एक्चुएटर्स, राइट, एक्सेट्रा आर क्रूशियल फॉर सिस्टम टू फंक्शन एज कोहेसिव नेटवर्क। तो भाई जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जो सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। डिवाइस टू डिवाइस, सेंसर टू सेंसर, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये कोई डिसीजन ले सकते हैं और आपको अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और दिस इज अचीव थ्रू सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड से अचीव किया जा सकता है, जैसे कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं और कम्युनिकेशन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और हार्डवेयर कंपोनेंट की मदद से इसे अचीव किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए IoT में क्या क्या होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसपे आपको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आपका वाईफाई हो जाता है, जो वाईफाई की होती है वो काफ़ी इसकी हाई स्पीड होती है इन्वायरमेंट में, और एक काफ़ी स्टेबल इंटरनेट एक्सेस का माध्यम होता है। तो स्मार्ट होम वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ हो गया तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जिगबी हो गया
जिगबी ये होता है कि आपका ये लो पावर होता है, एक शॉर्ट रेंज का वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ये होम ऑटोमेशन वगैरह में, स्मार्ट लाइटिंग में यूज किया जाता है। एनएफसी हो गया, इसे इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। जैसे पेमेंट हो गया, एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा शेयरिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक। और इसका फिर आता है वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें वायर्स लगे होते हैं। सबसे पहले तो आपका ईथरनेट आ जाता है। तो ईथरनेट आपका एक वायर कनेक्शन होता है, मतलब वायर्ड कनेक्शन होता है, जो एक रिलायबल एंड फास्ट डेटा ट्रांसफ़र आपको प्रोवाइड करता है, और ज़्यादातर इसको इंडस्ट्रियल जगह पे यूज किया जाता है। एक आपका RAS-232 या RAS-482 जो होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करने में यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पे देखो प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड, MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है जो IoT डिवाइसेस में ज़्यादातर यूज किया जाता है, और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर्स के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें लो बैंडविड्थ होती है, और इसमें हाई लेटेंसी नेटवर्क होता है, राइट। देन उसके बाद आपका HTTP एंड HTTPS आता है। HTTP का फुल फॉर्म पता है ना आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यस लग गया तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो ये ट्रेडिशनल वेब प्रोटोकॉल्स हैं, IoT में यूज किया जाता है, ताकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस में IoT बेस्ड एप्लीकेशंस कुछ होती क्लाउड बेस्ड, वहाँ पे यूज किया जाता है, और जो रेस्टफुल API से डेटा फेच करना और भेजना, ये सारी चीज़ें होती हैं, गेट एंड पोस्ट वगैरह करते हैं वहाँ से, ठीक। सेलुलर कम्युनिकेशन होता है। सेलुलर कम्युनिकेशन में 2G 3G 4G 5G ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ सेलुलर नेटवर्क होते हैं जो IoT डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, ताकि एक वाइड एरिया में कम्युनिकेशन किया जा सके, जैसे स्मार्ट व्हीकल्स, वियरेबल वॉचेस वगैरह में जो भी वियरेबल चीज़ें पहनते हैं, और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम में किया जाता है, जहाँ पे वायर ना हो, सिम से इंटरनेट आ जाएगा उसमें, है ना, तो वायरलेसली वो चलता रहेगा। देन आता है आपका 5th नंबर पे क्लाउड इंटीग्रेशन। तो क्लाउड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि AWS IoT हो गया, तो AWS वगैरह यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट Azure IoT हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट Azure IoT वगैरह में भी आपका ये इंटीग्रेशन वगैरह होता है। ये सारी भी क्लाउड इंटीग्रेशन वगैरह भी आप कर सकते हो, जो भी IoT डिवाइसेस वगैरह आप बना रहे हो, ओके। देन अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स इन स्मार्ट सिटीज़। तो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट को डिज़ाइन करना स्मार्ट सिटी में क्या होता है, चलो उसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, डिज़ाइनिंग ऑफ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट इन स्मार्ट सिटीज़, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ए स्मार्ट सिटी। तो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है लाइटिंग, देखने में बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू रात को पता चलती है आपको, ठीक। तो इट यूज एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे IoT यूज करता है, सेंसर्स यूज करता है, डेटा एनालिटिक्स भी यूज करता है, टू इन्हांस स्ट्रीट लाइटिंग इफिशियंसी, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, इम्प्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो बहुत भाई देखने में बहुत वो सस्ता लगता है कि भैया बस लाइट ही तो जल रही, लेकिन उसके पीछे की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंसर्स लगे होते हैं, उसमें डेटा एनालिटिक्स भी होता है, कितना टाइम जल रहा है, किस टाइम पे ये ख़राब हुआ, कैसे हुआ। तो बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी उसको चेंज करना, उसको सर्विस प्रोवाइड करना, और कार किस टाइम पे ऑन करना, ऑफ करना, बहुत सारी चीज़, उसमें कैमरे वगैरह भी सेट रहते हैं। देन देखो, द की आइडिया इज़ टू क्रिएट अ लाइटिंग सिस्टम दैट अडॉप्ट टू रियल टाइम नीड्स, इंश्योरिंग ऑप्शनल इल्यूमिनेशन, एनर्जी सेविंग, ताकि एनर्जी सेविंग वगैरह हो, और जो रियल टाइम की जो नीड्स है उसको अडॉप्ट करे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ की कंपोनेंट्स होती हैं इस लाइटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले तो आपकी LED लाइट्स होती है। तो भैया लाइट LED तो चाहिए ना यार, LED लाइट तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो LED लाइट यार हम लोग के घर में भी तो लगी रहती है ना। तो LED लाइट चाहिए उसमें। उसके बाद सेंसर चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आपको वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए IoT कनेक्टिविटी चाहिए, किसी के थ्रू कनेक्शन करा सकते हो। स्मार्ट कंट्रोलर्स चाहिए ताकि आप उसको कंट्रोल कर सको। फिर एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। फिर डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी करना पड़ेगा। भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। देन पावर सोर्स देना पड़ेगा, कहीं से पावर सोर्स उसको देना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिक डिमिंग करना पड़ेगा कि कब कम होगा कब ज़्यादा होगा उसकी लाइट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं। देन इस स्टेप्स टू डिज़ाइन स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई द नीड्स। आपको नीड आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में जो स्मार्ट सिटी है उसके अंदर नीड क्या है, समझ रहे हो। तो उसकी नीड को आपको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट, कि मतलब उसकी नीड क्या है एक्चुअल में, राइट।
तो उससे क्या होता है कि जैसे कि लाइटिंग का लेवल कितना होना चाहिए, राइट, मतलब ट्रैफिक वगैरह कितना उस एरिया में रहता है, एनर्जी सेविंग का क्या गोल है, कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्या, किस टाइम पे ये होना चाहिए, उस टाइम पे वैसा लाइट होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको वो है, मतलब नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेंसर, देन उसके बाद आपको सेंसर चूज़ करना है कि कौन सा मोशन सेंसर चाहिए आपको, टेम्परेचर सेंसर चाहिए, राइट, ताकि ये सारी चीज़ आपको ब्राइटनेस आओ उसको मतलब कंट्रोल करना, और जो भी स्ट्रीट लाइट को रियल टाइम पे मैनेज करना, ये सारा चीज़ आपको हेल्प करेगा। देन आता चूज़ द लाइटिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप एलईडी लाइट्स को आप ऑप्ट करते हो, चूज करते हो कि ताकि एनर्जी वगैरह इफ़िशिएंट रहे, लॉन्ग टाइम तक चले, ज़्यादा दिन तक चले। सोलर पैनल उसमें इंटीग्रेट करना ताकि आप जो ग्रिड पे रिलायंस होता है ना, जहाँ से ग्रिड से लाइन आती है, उस पर आप डिपेंडेंसी कम हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, चूज़ करना होता है। देन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें आप किसके मदद से आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, वाईफाई के थ्रू कराना चाहते हो, जिगबी के थ्रू कराना चाहते हो, या फिर सेलुलर नेटवर्क के थ्रू कराना चाहते हो, ताकि जो एक दूसरे से जो ये लगी है ना, एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सके, राइट। देन सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, राइट, तो सेंट्रलाइज आपको सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम एक सेटअप करना पड़ेगा। मे बी ये आपका क्लाउड बेस्ड हो या आपका सिस्टम पे ही ऑन प्रीमाइस हो, मतलब ऑफलाइन ही हो, राइट, ताकि ऑफलाइन इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर पे हो, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट रहे ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ, कहीं होस्ट ना रहे क्लाउड पे, ठीक है, जहाँ से आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, ओके। देन एनर्जी मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स, तो उसमें एक सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, एनर्जी को मॉनिटर कर सकते हो, कितना कंजम्पशन है एनर्जी का उसमें। तो लाइटिंग वगैरह सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इंटीग्रेट विथ अदर सिटीज सिस्टम, तो फॉर इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी आप क्या कर सकते हो कि जो स्मार्ट लाइटनिंग है उसे आप अदर सिटीज़ के लिए भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐसा हो गया, सर्विसलांस कैमरा हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। देन आपका बेनिफिट्स में क्या होता है कि इसमें एनर्जी इफिशियंसी होती है, मतलब बचती है यार एनर्जी, कॉस्ट सेविंग होती है, पैसा बचता है। इम्प्रूव पब्लिक सेफ्टी, जो पब्लिक सेफ्टी है रियल टाइम पे मॉनिटर करना, सर्विस लॉन्च करना, तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी वगैरह भी पब्लिक एरिया में काफ़ी इंप्रूव होती है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट, जैसे कि सोलर पावर अगर कर रहे हो तो यार जाहिर सी बात है कि आपका ये काफ़ी अच्छा एक डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है आपकी, और ये कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाता है, ठीक है, और आपको सस्टेनेबिलिटी को भी ये प्रमोट करता है जो स्मार्ट लाइट हो जाता है, ठीक। रियल टाइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, और जैसे कि आपको आप रिमोटली इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइट्स को मॉनिटर कर सकते हो, जो कि ईजियर हो जाता है इशू को आइडेंटिफाई करना और ऑप्टिमाइज करना इसको, राइट। और इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत क्विकली ये रिस्पॉन्स करता है, जो भी लाइट ख़राब हुई या कुछ भी प्रॉब्लम उस रास्ते से कोई जा रहा है तो फटाक से बता देता है, ठीक। और इनहेंस्ड अर्बन मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन करते हैं डेटा एनालिटिक्स वगैरह, तो ये सिटी को अलाउ करता है कि वो अपनी लाइटनिंग सिस्टम को बेटर तरीके से मैनेज कर सके, जो भी इंसाइट्स वगैरह मिलते हैं उसको यूज करके अर्बन की प्लानिंग को एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को, ओवरऑल सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, राइट। आई होप ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।